मेरा नाम दीपा है। मैं 22 साल की थी जब मेरी शादी एक अमीर खानदान में हो गई थी। मेरी शादी भी अजीब थी। जब ससुराल ब्याह कर गई तो सास और नंदों के झुरमुट से पाला पड़ा। मेरी 7 नंदे थी और सातों की 7 कुंवारी थी। उनको देखकर ही मैं घबरा गई थी। शादी वाले दिन तो उन्होंने मेरे साथ मिलकर खूब रस्में की। मुझे पहले तो ये बहुत अच्छा लगा, पर फिर मैं ये सोचने लगी कि ये सब तो शादी के दिन होता ही है। उसके बाद नंदे और सास मिलकर लड़की का जीना हराम कर देती हैं, और ऐसा ही हुआ। मेरी शादी वाले दिन भी उन लोगों ने मुझसे बहुत ज्यादा सवालात किए, पर मेरी एक ननद ऐसी थी जिसने मुझसे कोई बात नहीं की। वो मुझे सबसे ज्यादा शक में डाल रही थी। कभी मेरे हाथ पांव को गौर से देखती तो कभी दूसरी नंदों को जाकर कान में कुछ बताती। मैं खामोश दुल्हन बनी बैठी थी और ये सारे मंजर अपनी आंखों से देख रही थी और उन सबको सुन भी रही थी। मैं जान चुकी थी कि ये लोग मेरे बारे में जरूर कोई ना कोई खुफिया बात कर रहे हैं जिसे मेरे सामने नहीं करना चाहते थे। जैसे ही दूसरी ननंद रितिका ने बड़ी ननंद की बात सुनी, उसका भी मुंह खुला का खुला रह गया। मैं तो ये देखकर परेशान हो गई कि न जाने उसने मेरे बारे में क्या बातें की हैं, और ऐसी भी क्या हैरान करने वाली बात है जिससे उनके मुंह खुले के खुले रह गए हैं। मैं खामोश रही। मेरा उस घर में पहला दिन था। मैं कैसे उनसे खुलकर बात करती। जल्द ही नंदों का झुरमुट खत्म हो गया। मुझे किसी लाल गठरी की तरह सजाकर पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। आज तक मैंने किसी लड़के से बात नहीं की थी। मेरी शादी हुई तो मैं एक व्यक्ति की जैसे जागीर बन गई। अब मेरे दिल में उसके बारे में हजारों सवाल थे। कैसा दिखता होगा, बात कैसे करेगा, कहीं वो मुझे ठुकरा ना दे तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे माँ बाप ने तो बड़े अरमानों से मेरी शादी की थी। बहरहाल काफी देर हो गई थी। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ चुकी थी। मैंने सोचा कि घूंघट उठाकर खुद ही अपना मेकअप साफ करके सोने की तैयारी करूं, पर उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। एक आदमी दनदनाता हुआ मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। उसके अंदाज से लगता नहीं था कि ये मेरा पति है। बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान लग रहा था। फिर उसने आते ही पागलों की तरह अपने कॉलर से टाई उतारी और उसे बेड पर फेंककर वॉशरूम की तरफ चल दिया। उसके अंदाज और उसके हुलिये से लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। क्या यही मेरा पति है? मैंने धड़कते दिल के साथ सोचा, ये तो बहुत गुस्से वाले हैं। मेरे दिल से आवाज आई, पर अब यही मेरा मुकद्दर है। मैंने खुद को समझाना चाहा। 5 मिनट बाद खटाक से वॉशरूम का दरवाजा खुला और वो व्यक्ति दोबारा से दिखाई दिया, पर मुझे उसको देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सर झुकाए बैठी रही। तभी उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज सी उठी, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, अपने कपड़े बदलो और सो जाओ। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। मैं लंबी लंबी बातें करने के मूड में नहीं हूँ। उसकी इस बात ने तो जैसे मेरे दिल को 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया था। मैंने उसके आदेश का पालन किया। किसी तरह का कोई नखरा मुझ में न था। बस उसके आदेश को मानना, अपने कपड़े बदले और कमरे को बंद करके सो गई। जल्द ही मुझे नींद आ गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो अभी मैं सुकून में न थी कि तभी कमरे का दरवाजा बजा। ये दरवाजा बजना ऐसा था कि जैसे 3-4 लोग मिलकर दरवाजा बजा रहे हों। मैं घबरा कर उठी। देखा तो कमरे में मेरा पति नहीं था, शायद वॉशरूम में गया था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी 3 नंदे खड़ी थी। उनकी आंखें तीर जैसी थी। वो मुझे सर से पांव तक ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने चोरी के कपड़े पहने हुए हों। भैया कहाँ है? उन तीनों ने एक जुबान होकर पूछा। आपके भैया वॉशरूम में है, फ्रेश होकर आएंगे। मैं भी तैयार होकर ही आऊंगी। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना? हाँ हाँ बिल्कुल भाभी, आप जल्दी से तैयार होकर आए। मम्मी ने आपसे कुछ पूछना है। उन सब ने बड़े ही शक्की अंदाज में कहा और हंसती हुई वहां से चली गई। मैंने खुद को सजाया संवारा और कमरे से निकलने का इंतजार करने लगी, क्योंकि दिनेश यानी मेरे पति अभी तक तैयार नहीं हुए थे। खैर 2-3 मिनट बाद वो भी मेरे साथ खड़े थे। हम दोनों कमरे से एक साथ निकले। मेरी ननंद ने हमें नमस्कार किया। मेरे पति ने उन सब के कुछ रुपये हाथ में रखे। सबके सामने मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ ऐसा था जैसे वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हों। सबके सामने मुझे बड़ी इज्जत दे रहे थे, पर उनकी इज्जत मुझे इज्जत नहीं बल्कि पाखंडपन और बेइज्जती लग रही थी। वो शायद अपने घर वालों के सामने अपना फर्ज निभा रहे थे, मगर हकीकत तो ये थी कि मैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसलिए मेरा चेहरा बुझा बुझा सा रहता था। तभी मेरी ननंद ने तंज भरे अंदाज में मुझसे पूछा, क्या हुआ भाभी, लगता है आपको किसी चीज का गम सता रहा है। क्या अपने घर वालों की याद आ रही है? मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। इतना तंज तो किसी ने आज तक मेरी जिंदगी में नहीं किया था जितना कि मेरी नंदे कर रही थी। मेरा दिल जैसे कट रहा था।
पर मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। वो सभी बहुत हंसी मजाक करने वाली लड़कियां थीं, पर मैं गंभीर मन की थी। मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं थी। मैं कुछ परेशान सी थी। तभी मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को 1 हफ्ते के लिए उस घर से बहुत दूर भेज रही हूँ। वहां तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि तुम अपने पति के साथ ही वक्त गुजारोगी। ये कहकर मेरी सास ने अपने बेटे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी भी थी और मेरी तरफ देखकर दोबारा घृणा भी। मैं समझती जानती थी कि मेरी सास बहुत अच्छी है। वो हम दोनों को एक साथ खुश करने की कोशिश कर रही है, मगर उसके बावजूद भी जब मैं पति के दिल में ही नहीं थी तो फिर इस बात का क्या मकसद था कि मैं उनके साथ रहूं या उनका दिल खुश करने की कोशिश करूं। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती थी, खुद से कोई बात नहीं करना चाहती थी। शाम का वक्त हुआ तो मेरे पति ने कहा कि तैयार हो जाओ, तुम और मैं घूमने फिरने जाएंगे, क्योंकि मम्मी ने कहा है। ये कहना था वो तो अंदर चले गए। मैं कपड़े तैयार करने लगी, छोटा सा बैग भी तैयार कर लिया। कहने लगे, तुम तो बड़ी जल्दी तैयार हुई हो, क्या इस तरह की जगह पर जाने का तजुर्बा है तुम्हें? मैंने कहा, नहीं, मैं सादा मन की मालिक हूँ, बस इतनी ही चीजें साथ ले जाऊंगी। उन्होंने मेरा सामान गाड़ी में रख दिया और हम लोग एक लापता जगह की तरफ चल पड़े। मैं उस जगह को पहले नहीं जानती थी। ये जगह कौन सी थी, कैसी थी? मेरा पति भी मुझसे बात करता तो मैं कुछ कहती। उन्होंने पूरी यात्रा खामोशी में काट दी थी, तो मैं भी चुप रही। आखिर में मैंने ही उनसे बात करने में पहल करनी चाहिए, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर खामोश रहकर के बोले, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, अगर तुमने ईमानदारी से जवाब दिया तो मैं तुमसे और भी बहुत सी बातें करूंगा। अगर तुमने झूठ बोला तो समझो कि मैं तुमसे किसी तरह की कोई बात नहीं करूंगा। जी पूछें, मैंने धीमे से कहा। तुम ये बताओ कि शादी से पहले क्या किसी को पसंद करती थी? मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई। अच्छा चलो, मुश्किल सवाल है, तुम ये बताओ कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूं या नहीं? इस सवाल पर तो मुझे और भी ज्यादा शर्म आ गई। मैं खामोश होकर बैठी रही। मेरे पति ने गुस्से से गाड़ी चलाना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने दोनों ही सवालों के जवाब नहीं दिए थे। एक सवाल में इज्जत थी और दूसरे सवाल का मुझे मकसद ही समझ नहीं आया था और मैं उनको जवाब देना नहीं चाहती थी। बहरहाल हम लोग जिस जगह पहुंचे ये एक पुराना सा होटल था। उसकी दीवारें पत्थर की बनी हुई थी। मैं हैरान होकर पत्थर की दीवारों को देखने लगी। हे ईश्वर, मेरे पति मुझे इस खंडर में क्यों लेकर आए हैं? आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने उनसे पूछा। बस मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे इलाज के लिए लाया हूँ। इलाज? मगर मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैंने हैरत से पूछा। जरूरी नहीं कि किसी बीमारी का ही इलाज हो। कुछ इलाज सिर्फ उस वक्त किए जाते हैं जब इंसान किसी जुर्म में शामिल पाया जाता है। जुर्म? मगर मैंने क्या जुर्म किया? मैंने एक बार फिर पूछा तो बोले कि खामोश रहो, तुम्हें चेक करने के लिए एक औरत आ रही है, तो खामोशी से बैठना, इज्जत से पेश आना, ऐसा ना हो कि मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये कहकर वो बाहर चले गए और मैं उनको देखती ही रह गई। भला ये क्या बात हुई? कम से कम मुझे बता तो देते कि कहाँ जा रहे हैं। पर उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, बस सीधा मेरे बारे में बात की और निकल गए। इतने में एक औरत जो कि बूढ़ी सी थी कमरे में दाखिल हुई। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने मुझे प्रणाम किया और गौर से देखने लगी। ये भी शायद मेरे पति की तरह खामोश मिजाज औरत थी। मेरा उससे दिल घबराने लगा। वो चेहरे से डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं लगती थी, ना ही उसका हुलिया डॉक्टर वाला था। मेरे सामने बैठकर मुझे गौर से देखने लगी। फिर मुझसे बोली, अपनी आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की। वो मेरे माथे पर उंगली से लकीर बनाने लगी। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई थी कि ये डॉक्टर है या वैद्य। मैंने दिल में सोचा, ये मेरा क्या इलाज करेगी? ये तो खुद डॉक्टर नहीं लगती, कोई देसी वैद्य लगती है। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोलने का कहा और सर हिलाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। ये कौन सा चेकअप था? मुझे तो इसकी समझ नहीं आई थी। उसके कमरे से जाने के बाद मेरा पति कमरे में आया तो बहुत गुस्से में था। बोला, उठो यहाँ से, मैं तुम्हें वापस घर ले चलूं। मुझे पहले ही पता था। क्या पता था आपको? मैंने फिर से पूछने की कोशिश की। बस मैं जानता था तुम हो ही ऐसी। मैं अपने पति की जुबान से ये बातें सुनकर थक चुकी थी। उससे पूछा कि आखिर मैंने किया क्या है। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि हम लोग वापस उसी गाड़ी में घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मेरी सास बहुत खुश नजर आ रही थी। बोली, बेटा तुम लोग हो आए हो बाहर से, अब बताओ मेरा फैसला सही था या गलत? मेरे पति ने मेरी सास की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अंदर कमरे में चले गए। यहाँ तक कि मेरी सास मुझसे अकेले बात करने लगी। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मेरी सास ने चौंक कर मुझे देखकर बोला, क्या हुआ बच्ची, रो क्यों रही हो?
मैंने कहा कि कैसे ना रोऊं, मेरा पति मुझ पर यकीन नहीं करता। मेरी सास ने दिलचस्पी से पूछा, किस बात का यकीन नहीं करता? क्या वो तुमसे बातचीत नहीं करता? नहीं माँ जी, वो मुझसे बात तक भी नहीं करता, लेकिन मैं उनका सम्मान करती हूँ। मेरी बात पर मेरी सास सर हिलाने लगी, पर मुझे लग रहा था जैसे उस सब के पीछे मेरी सास का ही हाथ है। वो बार बार मुझसे एक ही बात पूछती कि तुम्हारे पति का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। उन्हीं दिनों मेरी सास ने घर में शोर मचा दिया। वो शोर देवर की शादी का था। मेरा देवर भी 27 साल का हो चुका था। अब माँ बाप उसकी शादी करना चाहते थे। मैं उस घर की बड़ी बहू थी, इसलिए मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां थी, मगर मुझे नई बहू के आने का खतरा भी था कि मुझे मिलने वाली मोहब्बत आधी हो जाती। भले उस घर में मेरी कोई खास जगह नहीं थी, पर मैं जानती थी दूसरी बहू के आ जाने से क्या होगा, तो मैं खामोशी से उसके आने का इंतजार कर रही थी। शादी मेरे देवर की धूमधाम से कराई गई। मेरी सास ने बहुत खुशी मनाई थी। उनका आखिरी बेटा था जिसकी शादी होनी थी। बेटे 2 ही थे, उसके बाद 2 बेटियों की बारियां थी। नंदों ने तो पहले ही जीना हराम कर रखा था, अब एक देवरानी भी मेरा सुकून खराब करने आ रही थी। पर मैं कर ही क्या सकती थी? मेरे लिए सिवाय उनको बर्दाश्त करने के और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यूं मेरे देवर की शादी हो गई। एक और लड़की हमारे घर आ गई, मगर उसने आते ही मेरी नंदो, पति और सास की सेवा करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि वो नौकरानी की तरह उनकी बातें मानने लगी, जबकि मैं थोड़ी अलग मिजाज की थी। अगर कोई मुझे कहता कि बर्तन धो दो तो मैं कामवाली से धुलवा देती, खुद न धोती। मेरी नंदों को मेरी यही आदत पसंद नहीं थी, जबकि मैंने कभी उनसे कोई बदतमीजी भी नहीं की थी। अब सब उस नई भाभी के नखरे उठाने लगे। ये सब देखकर तो मुझे बहुत बुरा लगता, पर मैं खामोश रहती थी, क्योंकि मैंने भी अपने ससुराल वालों के साथ एक हद तक अच्छा रवैया रखा था, पर कभी उन पर ऐसा कोई एहसान नहीं किया था कि वो लोग मेरी बात मानने पर मजबूर होते। लेकिन अब हर बात में तुलना होने लगी। मेरी सास मुझसे यही कहती कि तेरी शादी पहले हुई है, खुशखबरी भी तुझे पहले ही सुनानी चाहिए। मैं कहती थी कि माँ जी, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, मैं आपको कैसे खुशखबरी सुना दूं? पर थोड़े ही दिन बाद पता चला कि मेरी देवरानी उम्मीद से है। ये सुनते ही मेरी सास और नंदों को जैसे पर लग गए। वो बहुत खुश हुई, बोली कि हम तो पहले ही कहते थे कि हमारे घर में एक ऐसा वारिस पैदा होगा जो सबकी किस्मत बदल देगा। मैं ये बातें सुनती तो मुझे बहुत बुरा लगता था। आखिर हर कोई मुझे यही बात क्यों कहता था, जबकि सिर्फ मैं ही जानती थी कि मुझे औलाद नहीं हो सकती। मेरा तो पति भी मुझसे सख्त नफरत करता था, और मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो मुझ जैसी लड़की से अपनी औलाद नहीं चाहता, इसलिए खामोश रहता है और अक्सर घर से बाहर भी रहता है। मैं अब रो रो कर थक चुकी थी, अपने मुकद्दर पर आंसू बहा रही थी। वो लड़की जो हजारों अरमान लेकर अपने ससुराल गई हो, उसका पति उससे बदसलूकी करे तो दुख तो होता ही है। उधर मेरी सास लगातार मुझसे ये कहती कि हमें घर का वारिस चाहिए, घर का वारिस पैदा करो। मैं अजीब सी कशमकश में थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मुझे और किसी चीज की होश नहीं थी, बस मुझे यही महसूस होता कि यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं समझता, बल्कि सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि मैंने अपने लिए एक अलग रास्ता ढूंढ लिया। अब मैं कोई ना कोई कपड़े सिलाई करती रहती या किताबें पढ़ती रहती। ससुराल वालों की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। मेरा पति मुझे देखता तो खामोशी से देखता ही रहता। कभी मुझसे कोई अजीबोगरीब सवाल कर लेता तो कभी कोई छोटी मोटी बात करता, लेकिन हमारे बीच एक अजीब सी जंग थी। एक दिन मेरे पास कपड़े खत्म हो गए। हमने किसी शादी में जाना था। मेरी सास ने मेरे पति से कहा कि तुम अपनी पत्नी को भी अच्छे कपड़े दिलवा लो, ऐसा न हो कि शादी में सब लोग हमारा मजाक बनाए, कहेंगे कि आप इसे खाने पीने को कुछ नहीं देते क्या, तो पहनने को भी कुछ नहीं देते होंगे। हालत तो देखो इसकी, लगता है कि 2 साल से खाना नहीं खाया। मेरे पति ने निंदा से मेरी तरफ देखा और बोला, ऐसी लड़कियों के साथ यही होता है। मैं अब तक नहीं समझी थी कि मैं कैसी लड़की हूँ। मेरा पति बार बार पहेलियां क्यों बुझाता रहता है। मैं चुप कर गई, खून के आंसू रोती, मगर कोई बात न करती। मेरे पति ने कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कपड़ों का जोड़ा दिलवाना चाहता हूँ। मैंने भी मामूली सी चादर ओढ़ी और उसके साथ चल पड़ी। अब तो मुझे तैयार होने का शौक भी नहीं था, क्योंकि मुझे देखने वाला कोई नहीं था, ना ही मेरी कोई तारीफ करता। मैं मामूली से हुलिये में उसके साथ चल पड़ी। हम लोग एक दुकान पर पहुंच गए। मेरे पति ने मुझे 4000 का एक जोड़ा लेकर दिया और बोला, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, पहन लेना, वरना लोग बातें करेंगे। ये कहकर वो दुकान से बाहर चले गए और मैं उनका मुंह देखती रह गई। दुकानदार ने जल्दी जल्दी कपड़े पैक किए। बिल मेरे पतिदेव पहले ही पे कर चुके थे और मैं कपड़े लेकर दुकान से बाहर आ गई।
मगर बाहर देखा तो पतिदेव का नामो निशान नहीं था। वो न जाने कहाँ चले गए थे। मुझे सख्त हैरत हुई कि मुझे छोड़कर वो कहाँ चले गए हैं। मैं इधर उधर देखने लगी। आज से पहले मैं बाजार में भी नहीं आई थी। मैंने तो सारी जिंदगी चार दीवारी में गुजारी थी, मगर आज मैं इस तरह सड़क पर खड़ी आते जाते लोगों को देख रही थी। यहाँ तक कि मैं बुरी तरह रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। यहाँ तक कि 15 मिनट गुजर गई। अब तो मेरे पांव से जान निकल रही थी। लगता था जैसे किसी ने मेरी सांस खींच ली हो। आसपास से जाते लोग मुझे अजीब नजरों से देखते। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तभी एक काली सी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। मैं उससे दूर भागी, पर मैंने देखा उसमें मेरा पति बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, गाड़ी में बैठ जाओ, इतनी हैरान क्यों हो रही हो। मैंने देखा कि मेरे पति ने नई गाड़ी ली थी। मुझे गाड़ी में बैठाया और चुप कराने लगे। बोला कि इसमें रोने की क्या बात है। मैं तो समझा था तुम बड़ी ही तेज तर्रार लड़की हो। बल्कि सच बताऊं, अचानक उसकी आवाज भर आई थी। वो जज्बाती हो गया था। जी बताएं, मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। मैंने तुमसे पसंद की शादी की थी दीपा, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी बहनें कहने लगी कि तुम बहुत तेज तर्रार लड़की हो। उन्होंने मुझे अजीब सी तस्वीरें भी दिखाई थी। वो मैं नहीं जानता कि किस किस्म की थी, लेकिन मुझे बस इतना याद है कि उसमें तुम बहुत बुरी लग रही थी। हाँ, बल्कि याद आया, तुम किसी शादी में किसी लड़के के साथ डांस कर रही थी। मुझे देखकर बहुत बुरा लगा, पर उस वक्त तो हमारी शादी हो चुकी थी। अगर ये बात मुझे शादी से पहले पता चलती तो शायद मैं तुमसे शादी ना करता। मेरे बहनों ने मुझे यही कहा था कि तुम बहुत खुली हुई लड़की हो, बाहर आती जाती हो, लड़कों से मिलती हो। बस तुम्हारी यही बात मेरे दिल में बैठ गई थी। मुझे लगा था मैं तुमसे कभी कोई बात नहीं करूंगा और तुम सारी जिंदगी मेरे नाम पर बैठी रहोगी। मेरी बहनें रोज मुझसे यही बात कहती कि तुम किसी काबिल ही नहीं हो। मैंने उससे शादी करके बड़ी गलती कर दी है। मैं इस बात पर बड़ा पछताता था और अब सोच लिया था कि 2-4 दिन में तुमसे तलाक लेकर अगली शादी अपनी बहनों की मर्जी से करूंगा। पर मेरी जान, तुमने तो बड़ा सफर किया। तुमने मुझे महसूस भी नहीं होने दिया, पर मैं तुम्हारी एक एक बात देख रहा था। आज जानबूझकर तुम्हें अकेले छोड़कर गया। जब तुमने रोना शुरू किया, तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत और अनजानापन देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुम तो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली होगी। फिर तुम भला किसी लड़के के साथ आजाद कैसे घूम सकती हो। मैंने और भी जगह से पता करवाया। मुझे माफ कर दो। मर्द के दिल में बाल बराबर भी शक आ जाए तो वो पहले जैसी मोहब्बत नहीं करता। बस इसी वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी को जल्दबाजी में बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं खामोशी से तुम्हें देख रहा था। मैंने जहां से भी पता किया, तुम्हारे चरित्र की छवि अच्छी ही मिली। मैंने तुम पर शक किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन यकीन करो, अब तुम्हारी जिंदगी को मैं फूलों से भर दूंगा। मेरे पति की बातों पर मुझे एकदम यकीन आ गया था, क्योंकि आज से पहले उन्होंने मुझसे इस तरह खुलकर बात नहीं की थी। पर ईश्वर का धन्यवाद है कि आज से मैं खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ और अपनी जिंदगी से बहुत तो खुश हूँ। बस ये कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की, आज वो अपने हालात की सजा भुगत रहे हैं, जबकि मैंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। परमात्मा ने मेरे पति के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा की कि वो जिंदगी भर के लिए मेरे दीवाने हो गए, मेरे गुलाम से हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।